शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के मुअत्तल स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन ने कहा, यह जवाब गलत है कि मैं पेश नहीं हो रहा था, इसलिए हटा दिया गया। पहले ही बता दिया गया था दोनों मुल्ज़मान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। 10 अप्रैल को DG FIA का पैगाम मिला कि आप पेश ना हों। अदालत में दरख्वास्त दी, इन वजूहात पर केस में पेश नहीं होऊंगा। नज़र आ रहा था कि डॉक्टर रिजवान को हटाया गया तो अब मुझे भी रोका जा रहा है। 18 फरवरी से केस में पेश होता रहा, फिर अदम एतमाद का इशू आ गया। जब DG FIA का पैगाम मिल गया तो मैं क्यों पेश होता। अदालत को कहा मेरी दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। कि आप शायद खुद अलहदा हो गए केस से, जो एक मेगा करप्शन केस ही था शहबाज शरीफ हमजा का, यहाँ आपको कहा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा जाता है कि आप तो खुद ही नहीं आए और आप पीछे हट गए, तो ये असल हकीकत क्या है इसमें? नहीं, मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछेगी तो वो रिकॉर्ड उनके सामने है और वो रिकॉर्ड खुद ही बताएगा कि 16/2 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मेरा नोटिफिकेशन करती है और 18 को पहली तारीख को मैं पेश होता हूँ। उसके बाद कंटिन्यूसली मैं पेश होता रहता हूँ, फिर ये नो कॉन्फिडेंस का इशू चलता है। तो उस दरमियान में फिर आकर ये पूछते अपना मुझे 10 तारीख को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कॉल करता है और मैसेज देता है DG का 10 अप्रैल को कि आपने कल कोर्ट में नहीं आना क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, तो आपने नहीं तशरीफ़ लानी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कौन सा, और पहले मेरा कम्युनिकेशन था डॉक्टर रिजवान के साथ हुआ सा, DG प्रोविंशियल DG थे, वो इससे पहले रिमूव कर दिए गए थे, तो लिहाजा IO ने मुझे कॉल की और वो मैंने कोर्ट को लिख कर दे दिया कि मैं माजरत ख्वाह क्योंकि मुझे इस तरह मैसेज आया तो मैं नहीं पेश होऊंगा। और ये कहा जा रहा है कि जी मैं पेश नहीं हुआ था इसलिए मुझे रिमूव किया गया। ऐसी तो कतन कोई बात नहीं, ऑर्डर शीट मौजूद है, उसमें देख लें कि मैं इस एप्लीकेशन देने के बाद तो फिर मेरा जवाज़ नहीं बनता था जाने का। सर, वर्बल आपको कहा गया कि आप ना जाएं, तो आप माशाल्लाह इतने टॉप के वकील हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे FIA, तो आपको रिटर्न नहीं चाहिए था इसके लिए? देखिए, चीज़ें जिस तरीके से मूव कर रही थी, कम्युनिकेशन जो था मेरा तो डॉक्टर रिजवान साहब के साथ, उनको रिमूव कर दिया गया, तो सामने चीज़ें नज़र आ रही थी। तो मैं कोई किसी के साथ ज़ाती केस थोड़ी लड़ रहा था, मैं तो एक अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ पूरी कर रहा था। जैसे प्रोफेशनली मुझे एंगेज किया अगर मैं प्रोफेशनल ड्यूटीज़ कर रहा था, तो द हायरिंग अथॉरिटीज़ ने जब मुझे कन्वे कर दिए कि आपने नहीं जाना, मगर उसके अलावा फिर मैंने सब्सिक्वेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जिन्होंने मेरा नोटिफिकेशन इशू किया था उनको लेटर भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, मैंने लिखा था लेटर उनको, फिर मैंने बल्कि 11/5 को उनको लेटर दोबारा लिखा कि जनाब मुझे मेरा स्टेटस बताएं, मैंने इस केस में जाना है कि नहीं, जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं वसूल हुआ। वैसे आपका स्टेटस कहा ये जाता है सुप्रीम कोर्ट में और हमें भी कि शायद कोई मुअत्तल है आप यहाँ, क्या है ये नहीं पता। देखिए, जब दूसरा नोटिफिकेशन हो गया अब मेरे कुलीग का, वो बाजवा साहब का, तो ऑटोमेटिकली वो फिर मुझे या तो डी नोटिफाई करते, मुझे कम्युनिकेट करते, तो फिर तो मैं कहूँ कि जी हाँ जी वो आ गए हैं। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं डी नोटिफाइड अभी हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ नहीं मुझे और जो आपका वैसे उनसे जो तय था वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो पूरा हो रहा है, सैलरी वगैरह या जो भी? नहीं, जो मेरा FI के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें से अभी तक मैंने 1 रुपया हासिल नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी डिमांड ही नहीं की थी कि मैं इस पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता था और कर रहा था। अच्छा, आपको हटाना क्यों चाहते थे बहुत ज़्यादा? जो हमें बताया जाता है ये ओपन एंड शट बड़ा क्लियर सॉलिड केस है, ये वाकई ऐसा था? जी बिल्कुल, केस ऐसा ही है। देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ना, ये अपनी नौयत का एक पाकिस्तान में एक नई चीज़ होनी थी, क्योंकि इसके लिए ना हमारे अभी तक वकला ने कोई प्रेसिडेंट है, ना कोर्ट्स की प्रेसिडेंट्स हैं, कोई मतलब वी आर नॉट फैक्चुअली ट्रेंड फॉर दिस मनी लॉन्ड्रिंग। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा था। अच्छा, हाँ जी, और तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार थी। और वो मेरे ख्याल आदि तो डॉक्टर रिजवान कर चुके थे। डेफिनेटली बड़े हार्ड वर्किंग थे और उन्होंने काफ़ी उस पर काम कर चुके थे, बल्कि किया ही उन्होंने था और उनकी टीम ने। मुझे तो कोर्ट में प्रेजेंटेशन के लिए और कोर्ट की असिस्टेंस के लिए एंगेज किया गया था ना। देखिए, केस तो उन्होंने तैयार किया था सारा। और आपको ये लगता था कि इतनी एविडेंस वगैरह स्ट्रॉन्ग थी कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना था केस? जी डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही था।
اور یہ آپ کو کتنا عرصہ لگ رہا تھا کہ 6 مہینے سال میں یہ ہو جانا تھا یا زیادہ عرصہ لگنا تھا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی کورٹ کیسے پروسیڈ کرتی ہے. یہ 5-6 ماہ میں کیس ہو جانا تھا. اور فرد جرم سر کتنا عرصہ ایسے لٹکائی جا سکتی؟ اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے یا کوئی ہے؟ لمٹ نہیں ہے. اب دیکھیں میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. نہیں یہ فرد جرم کا کہہ رہا ہوں کہ وہ ویسے عام کیسز میں لا تو یہ کہتا ہے کہ جب کاپیاں دے دی جاتی ہیں تو چلان کی اور بیانات کی اس کے 7 دن بعد فرد جرم لگے گی. تو کوئی آپ کو تو نہیں کسی نے اپروچ؟ نہیں میں پروفیشنلی انگیج ہوا. میں کسی انڈیویجول کے نہ خلاف تھا نہ انڈیویجول کے لیے ہوا. میں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے اور پروفیشنلی کام ہے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں کہ کبھی مجھے کسی نے کہا ہو. تو سپریم کورٹ اب جب وہ کہہ رہی ہے کہ دوبارہ لوگوں کو انہی کو لگائیں جو آپ نے اس کیس میں کیے، تو اگر آپ کو کہا جاتا ہے دوبارہ کورٹ کی جانب سے کہ آپ ہی اس کو بینگ اے پروسیکیوٹر دیکھیں، تو آپ کریں گے اس کو؟ میں دیکھیے جی میرا سارا پروفیشنل کیریئر رہا ہے. اب اتنی کنٹروورسی کے بعد میرا جو طریقہ کار ہے میں اس کو پھر مناسب نہیں سمجھوں گا. میری دیکھیے جی پولیٹیکل افیلیشن کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے اور اگر ہوتی تو شاید میں اس کیس میں نہ آتا. اچھا، آپ جیسے آپ کے بارے میں کی جا رہی ہے ایف آئی اے کی جانب سے سپریم کورٹ میں کہ وہ آتے نہیں تھے، غیر حاضر ہو، اس لیے تو آپ نے خود کوشش نہیں کی سپریم کورٹ تک اپروچ کریں؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ریکارڈ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور سپریم کورٹ بہتر سمجھتی ہے. وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے اپلیکیشن دی ہے اس کے بعد تو جانے کا جواز نہیں رہتا. اور میں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری اس اپلیکیشن کو پارٹ آف دا فائل بنایا جائے، بس سمپل. تو یہ جو ایک بڑا شور مچا تھا کہ کورٹ میں جا کے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ایک اب وزیر اعظم بن گیا، ایک وزیر اعلیٰ، اس لیے یہ مجھے کنوے کیا گیا تھا نا، ایک بنے گا، ایک بن رہا ہے اور ایک دونوں بنیں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے وہی لکھ کر دے دیا جو مجھے کنوے کیا تھا. اچھا، یہ تو اب آپ کنوے کرنے والوں کو ڈی جی ایف آئی اے کو پوچھیے نا. جی ہٹایا گیا وربلی. اس وقت تو سابق ڈی جی تھے نا دوسرے؟ جی عباسی صاحب تھے. عباسی صاحب تھے، تو وہ انہوں نے کر دیا. اب دیکھیے جی یہ عجیب بات ہے. ڈاکٹر رضوان صاحب بھی انہی کے دور میں چھٹی پہ. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ میرا کمیونیکیشن تھا ڈائریکٹ رضوان صاحب کے ساتھ، کوئی ہم اور وہ جو ٹیم تھی اور ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا. کوئی بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا تھا، میٹنگ کرنی ہوتی تھی، کنوے ہوتا تھا. اسی طرح ہی اسی آئی او نے جو میری ڈاکٹر رضوان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا تھا، جب رضوان صاحب کو ہٹا دیا گیا تو ہی کنویڈ می دی ورڈز آف دی ڈی جی. ڈاکٹر صاحب کا بارے میں بھی مختلف ہیں، ان پہ دباؤ تھا، پریشر بہت تھا، تو آپ کا ان سے رابطہ رہا اینڈ تک. تو آپ نے کیا فیل کیا ڈاکٹر صاحب کا کہ وہ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی سینسٹیو آدمی تھے اور نیچرلی ایسے کیسز کا پریشر ڈیفنس کاؤنسل پر بھی ہوتا ہے، پروسیکیوٹر پر بھی ہوتا ہے اور انویسٹیگیٹنگ ٹیم پر بھی ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایسی مسالے ہیں اور پاکستان میں تو اسپیشلی ہیں. تو کچھ مسالے پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کی موجود ہیں کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر صاحب ہٹا دیے گئے، بلکہ دنیا سے ہٹا دیے گئے. تو ہی واز اے سینسٹیو جینٹل مین تھا. تو ہیومن بینگ ہے جی، پریشر آ گیا. پھر ان کو ہٹانا جب تھا تو ڈیفینیٹلی وہ پریشر آ گیا کہ جی، تو وہ میرے خیال سے وہ پریشر نہیں بیچارے دے سکے. منی لانڈرنگ کیس ایف آئی اے معطل اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین کا انٹرویو آپ نے ملاحظہ کیا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا دونوں ملزمان یعنی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. اور سکندر ذوالقرنین کے بارے میں آپ کو بتائیں، شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف کیس میں یہ اسپیشل پروسیکیوٹر تھے. حکومت کی تبدیلی پر انہیں میگا کرپشن کیس کی پیروی سے ہٹا دیا گیا تھا اور اپنے انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں پہلے سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ جو دونوں ملزمان جن کے کیس کے حوالے سے تحقیقات تفتیش کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. یہ جواز غلط ہے کہ میں پیش نہیں ہو رہا تھا اس لیے ہٹا دیا گیا. 10 اپریل کو ڈی جی ایف آئی اے کا پیغام ملا کہ آپ پیش نہ ہو. انہوں نے کہا کہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ احتساب میں تفتیشی راستے کو راستے سے ہٹا دیا گیا اور یہ جو کیس تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. ڈاکٹر رضوان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیس پر ان کے اوپر بہت دباؤ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکے اور یہ منی لانڈرنگ کا اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا جس کی مثال نہ تھی. قانونی طور پر چالان کی کاپیاں دینے کے 7 روز بعد فرض جرم لگنا تھی
6 माह में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला होना था। लेकिन जाहिर है अब जो मामला सामने आए इनके इंटरव्यू के बाद, उसी हवाले से अब बात इस तरीके से सामने आ रही है कि किसी तरीके से इस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। बात करेंगे, हमारे साथ नईम अशरफ भट्ट है। नईम, बताइएगा, केस चल रहा था जब तक वजीर आला और वजीर आजम के ओहदे नहीं थे। जैसे ही इनको मालूम हुआ तो इनसे ये कह दिया गया कि अब आप इस केस को फॉलो करना, अदालत में पेश होना छोड़ दें। जी बिल्कुल सदफ, और यही जो कहना है इसी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था, और गवर्नमेंट का वैसे ख्याल था कि वो बआसानी जो है वो केस पर असरअंदाज हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज कुछ नोटिस के बाद आप ये देखें कि सिकंदर जुल्करनैन ये हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं और सीनियर वकील हैं, और कोई इनकी सियासी वाबस्तगी नहीं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इससे पहले ये कभी कहीं मीडिया पर नहीं आए और ना ही इनको इतना कुछ शौक है, और आप देख रहे थे कि बड़े एक बोल भी जज की तरह रहे थे। और ये सीनियर आदमी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिर्फ एक केस के लिए इनको हायर किया था FIA ने, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जो वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ है। और एक अहम बात इनकी ये भी पता चली कि जो जब से ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाए गए थे, इनकी अच्छा भला इनका कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें तय था सैलरी, लेकिन इन्होंने एक पैनी तक नहीं ली। और उनका कहना था कि वो पाकिस्तान के लिए केस लड़ रहे थे। आप अंदाजा करें सदफ, एक तरफ डॉक्टर रिजवान थे कि वो सारा प्रेशर लेकर इतनी मेहनत से उन्होंने ये केस सारा कुछ किया था, सबूत इकट्ठे किए और वो जिंदगी हार गए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि ये बंदा सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो कह रहे हैं कि मैं केस लड़ रहा था और मैंने पैसे तक कोई आज तक नहीं लिए, लेकिन इनको भी हटा दिया गया। और हटाने की भी स्टोरी बड़ी अजीब है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ओहदा लेने और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के आने से 2 रोज पहले ही जो साबिक DG FIA हैं अब्बासी साहब, उन्होंने ही इनको वर्बली कह दिया कि आप अब पेश नहीं होंगे। लेकिन ये क्योंकि एक सीनियर वकील हैं, जज रहे एक कोर्ट के, तो इन्हें सारा मामला पता था। इन्होंने लिख कर वो एप्लीकेशन दे दी कोर्ट में, और ये लिखा कि ये उन्हें कहा गया है कि एक जो हैं वो बन गए हैं, यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ, और दूसरे बनने वाले हैं उस वक्त हमजा शहबाज। यानी उनको ये बताया गया और फिर कहा गया कि आप ना पेश हो। तो नईम, ये बताइएगा, इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें फर्दे जुर्म कितने रोज में लगती है, फैसला कितने दिन में आता है, और डॉक्टर रिजवान से मुताल्लिक क्या बताया? जी सदफ, बड़ा क्लियर उन्होंने, आप देखें कि जब ये सवाल उन्हें पूछा गया फर्द जुर्म का, तो कह रहे थे मैं कमेंट नहीं करना, यानी बहुत मुख्तार थे। कोई ये इस तरह नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा बोलना चाहते थे या कोई इसका कोई वो सियासी वो लेना चाहते हैं कोई बेनिफिट, वो इसको भी टाल रहे थे। लेकिन बिलाहर उन्होंने बताया कि जो कानून है वो जब चालान की कापियां तकसीम हो जाएं तो उससे 7 रोज बाद फर्द जुर्म आयद होनी होती है। अब इस कापियां जो तकसीम हुई हैं चालान की, उसको 2 माह से जायद हो गए हैं और वो अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। डॉक्टर रिजवान का उन्होंने क्लियर कहा कि वो बड़े ही मेहनती थे। मैंने कहा कि आधा तो वो तैयार कर गए थे, उन्होंने कहा सारा ही उन्होंने तैयार किया, सारी उनकी मेहनत थी, उनकी टीम की थी, लेकिन वो सेंसिटिव थे क्योंकि इनसे तो उनका दिन में कई दफा राब्ता होता था। और ये बार बार यही कह रहे थे कि डॉक्टर रिजवान के जाने के बाद ये भी थोड़े से मेरा ख्याल डिसार्ट थे, इनको नजर आ गया था क्या मामला जो है वो इतना आगे नहीं जाना, हुकूमत उन्हें भी मना कर रही थी। फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर रिजवान की उन्होंने मिसाल दी, गालिबन एक नैब के अफसर जो थे उनका इस्लामाबाद में ऐसे एक बड़ी ही अजीब उनकी मौत हुई थी, जाहिर खुदकुशी की गई थी। कामरान गालिबन उनका नाम था, वो तफ्तीशी अफसर थे नैब के। उनका उन्होंने हवाला दिया कि यहाँ तो जो तफ्तीशी अफसर होता है ऐसे मेगा केसेस का, वो केस से नहीं हटाया जाता, दुनिया से ही हटा दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि ये सेंसिटिव थे, वो उन पर शदीद दबाव था, वो शायद वो दबाव ले नहीं सके और इसलिए उनका इंतकाल हुआ। लेकिन वो उनकी तारीफ कर रहे थे कि सारी मेहनत डॉक्टर रिजवान की है, उन्होंने बहुत मेहनत से ये केस तैयार किया था, दबाव बहुत ज्यादा था लेकिन वो परवाह नहीं करते थे। लेकिन अब वो डिसहार्ट थे, ये उन्होंने कहा कि अब जब उन्हें हटा आपने दिया ये गया बताया नईम के 7 रोज में चालान की कॉपियां देने के बाद 7 रोज में फर्द जुर्म लगना होती है, लेकिन यहाँ तो 2 महीने से जायद का अरसा हो गया है। ये भी इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि केस मजबूत था, ऐसे सबूत थे जो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस हवाले से मजीद क्या एलैबोरेट किया कि कितना मजबूत केस था, क्या सबूत थे इसमें?
जी बड़ा अच्छा सदफ आपने सवाल किया। एक बल्कि इन्होंने बाद में मुझे एक बात बड़ी ज़बरदस्त बताई, वो ये थी कि इन्होंने कहा कि जब मैंने पहली दफ़ा वो केस सारा फाइल देखी डॉक्टर साहब से लेके डॉक्टर रिजवान से, तो मैं हैरान था कि इतने मजबूत सबूत थे। उनमें से 10-12 ऐसे सबूत थे कि मैंने उन्हें एक लीगली उन्हें ये इस हद तक कह दिया, उस पर वो थोड़ा सा उन्होंने फील भी किया। मैंने उन्हें कह दिया कि ये सबूत तो आपको पहले लाने ही नहीं चाहिए थे, एकदम अदालत में हम पेश करते। वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनने यानी उनके कहने का मतलब ये था सिकंदर जुल्करनैन का कि अब शायद वो कोई सबूत आगे पीछे ना हो जाएं। उस वक्त भी उन्हें खतरा था, हालांकि उस वक्त ये खुद देख रहे थे, डॉक्टर रिजवान भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उन डॉक्टर रिजवान को ये कहा कि ये 10-12 ऐसे एविडेंस हैं कि ये तो आज तक, कैसे उन्होंने एक इशारा दिया कि इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग केस पहले कभी देखा ही नहीं है, ये अनोखी नोयत का था। वो सबूतों की बुनियाद पे कह रहे थे कि अनोखी नोयत के ये मंतकी अंजाम तक 6 माह में पहुंचना था। इस कदर सबूत उन्होंने कहा कि सॉलिड थे कि उनमें से कुछ थे। डॉक्टर रिजवान को उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको ये पहले शो ही नहीं करने चाहिए थे, इतने स्ट्रांग थे। उस पर डॉक्टर रिजवान थोड़ा सा उन्होंने कहा कि उन्होंने फील भी किया, लेकिन बहरहाल बाद में उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि मैं ये मामला संभाल लूंगा, आप फिक्र न करें। लेकिन उस वक्त उनका कहना था हमें ये अंदाजा नहीं था कि हुकूमत तब्दील होगी और सब कुछ ही जो है वो चेंज हो जाएगा। और जब उन्हें ये बताया गया 2 रोज पहले कि वर्बली के आपने पेश नहीं होना, तो मैंने उन्हें पूछा कि आप इतने सीनियर वकील हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं, तो खाली वर्बली से आपने क्यों ऐसे किया? उन्होंने कहा मुझे नजर आ रहा था जब डॉक्टर रिजवान को हटा दिया गया, मुझे वर्बली कह रहे हैं तो मेरा कोई जाती तो इसमें नहीं है, मेरे कोई सियासी वो बस्ती भी नहीं, तो मुझे समझ आ गई थी कि ये ऐसे कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यही जवाब सुप्रीम कोर्ट में अब मेरे बारे में पेश किया जा रहा है कि वो क्योंकि 2 दफा पेश नहीं हुए इसलिए हमने उन्हें मुअत्तल किया। इस पर एक अहम बात सदर, 2 रोज पहले जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें स्पेशली ऑनरेबल जज ने सुप्रीम कोर्ट के एजाजुल एहसन ने उन्होंने जिक्र किया इनका सिकंदर जुल्करनैन का, और कहा कि ये आप अजीब बात कर रहे हैं। उन्होंने भी शक का इजहार किया कि 2 दफा वो पेश नहीं हुए, आप मुअत्तल कह रहे हैं, तो इस तरह तो ये बात समझ नहीं आ रही। यानी उन्होंने भी ये शक का इजहार किया था। और अब सिकंदर जुल्करनैन के इस इंटरव्यू से मामला बहुत क्लियर है और इन्होंने एक बहुत अक्लमंदी की कि सारा कुछ लिख कर दे दिया और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और नहीं, ये भी बताइएगा, उन्होंने ये कहा कि इस केस में उन्हें पेश ना होने का कहा गया, यानी कि सारे तफ्तीशी अमल से, प्रोसिक्यूशन से इनको अलहदा रहने का कहा गया। आपसे बात करेंगे नईम इस हवाले से भी। इस वक्त साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी PTI के रहनुमा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, जुल्करनैन साहब का इंटरव्यू आया, सिकंदर जुल्करनैन का, जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, मुअत्तल किया गया, और वो इंकशाफ ये करते हैं कि उन्हें जो पहले ही बता दिया गया था कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनने वाले हैं शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, इसलिए, और मुझे फिर कहा गया कि आप अदालत में ना पेश हों। तो ये वो केस था जो ओपन एंड शट था, इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था, सबूत थे, लेकिन आखिरी वक्त में जब ये ओहदों पर आए तो पीछे हटने को कह दिया गया। इससे आप क्या तासुर लेते हैं? लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये सारे मामला जो है हमको देखा था और ये कहा था कि ये जिस तरीके से मामला चल रहे हैं इनमें बहुत शकूक व शुबहात हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उसी पे ही इसके असरात जो हमारे। और फवाद साहब, हम अक्सर देखते हैं, फवाद साहब से गुफ्तगू करेंगे, इनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अहम इंकशाफ किए गए हैं और ये बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो FIA मुअत्तल स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं सिकंदर जुल्करनैन, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पहले ही हमें बता दिया गया था दोनों मुल्जिमान वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनने वाले हैं, केस मजबूत था, ऐसे सबूत थे जो मंतकी अंजाम तक पहुँचाते। ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपनी नौयत का पहला केस था जिसकी मिसाल न थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10 अप्रैल को DG FIA का पैगाम मिला कि आप पेश ना हो। अदालत में दरख्वास्त दी, उन वजहात की बिना पर मैं केस में पेश नहीं हूँगा। उन्होंने कहा कि नज़र आ रहा था कि डॉक्टर रिजवान को हटाया गया तो अब मुझे भी रोका जा रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि 18 फरवरी से केस में पेश होता रहा, फिर अदम एतमाद का इशू आ गया और DG FIA का पैगाम मिल गया तो फिर मैं क्यों पेश होता। साथ ही उन्होंने ये कहा कि तफ्तीशी ने साबिक DG सनाउल्लाह बासी का ही पैगाम दिया कि मैं पेश ना हूँ।